रीमा, अनु का विवाह पास आ गया है। पहले सोच रही थी सब काम समय से निपट जाएंगे, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। थोड़ा जल्दी आ सको तो अच्छा है। बहुत काम है, समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से कार्य प्रारंभ करूँ। कुछ शॉपिंग कर ली है और कुछ बाकी है। दीदी, आप चिंता न करें, मैं अवश्य पहुँच जाऊंगी। आखिर मेरी बेटी का भी तो विवाह है, रीमा ने उत्तर दिया। रीमा अपनी बड़ी बहन ममता की बात मानकर विवाह से लगभग 10 दिन पहले ही चली आई थी। उसकी 8 वर्षीय बेटी सीमा भी उसके साथ आई थी। अमर सूरज की पढ़ाई के कारण बाद में आने वाले थे। रीमा को आया देखकर ममता ने चैन की सांस ली। चाय का प्याला उसके हाथ में देते हुए बोली, पहले चाय पी ले, बाकी बातें बाद में करेंगे। रीमा ने चाय का प्याला उठाया। टूटा हैंडल देखकर वह आश्चर्य से भर उठी। ऐसे कप में किसी को चाय देना तो दूर, वह उसे उठाकर फेंक दिया करती थी। पर इतने शानो शौकत से रहने वाली दीदी के घर भला ऐसी क्या कमी है जो उन्होंने उसे ऐसे कप में चाय दी। मन किया वह चाय ना पिए, पर रिश्ते की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए चाय सिप करने लगी। पर उसकी बेटी सीमा से नहीं रहा गया। उसने कहा, मौसी, इस कप का हैंडल टूटा हुआ है। क्या मैंने ध्यान ही नहीं दिया? सारे कप गंदे हैं। कमला भी पता नहीं कहाँ चली गई। चाय की पत्ती लाने भेजा था, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक नहीं आई। नौकरानियों से कप ही नहीं बचते। अभी कुछ दिन पहले ही तो खरीद कर लाई थी। दूसरा निकालूंगी तो उसका भी यही हाल होगा। वैसे भी विवाह से 4 दिन पहले होटल में शिफ्ट होना ही है। अभी तो हम लोग ही है, इन्हीं से काम चला लेते हैं। ममता ने सफाई देते हुए कहा। रीमा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चाय पीने लगी। सीमा खेलने चली गई और रीमा ममता के साथ विवाह की तैयारी करने में जुट गई। कुछ दिन बाद संजू भी आ गई। उसे देखते ही ममता और रीमा की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों एक साथ बोल उठी, अरे अचानक तुम कैसे? कोई सूचना भी नहीं दी। मैं सरप्राइज देना चाहती थी। मुझे पता चला कि तुम दोनों अभी एक साथ हो तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने रमेश से कहा कि आदि की परीक्षा की सारी तैयारी करा दी है, आप बाद में आना, मैं जा रही हूँ। कम से कम हम तीनों बहनें अनु के विवाह के बहाने ही कुछ दिन साथ साथ रह लेंगी। बहुत अच्छा किया, हम दोनों तुम्हें ही याद कर रहे थे। कमला, 3 कप चाय बना देना, और हाँ, नए कप ले आना, ममता ने नौकरानी को आवाज लगाते हुए कहा। फिर संजू की ओर मुखातिब होकर बोली, अगर पहले सूचना दी होती तो गाड़ी भिजवा देती। ममता दीदी की बात सुनकर रीमा के मन में कुछ दरक गया। नन्ही सीमा के कान भी खड़े हो गए। संजू के आते ही दूसरे कप निकालने के आदेश के साथ गाड़ी भिजवाने की बात ने उसके शांत दिल में हलचल पैदा कर दी। जब वह आई थी तब तो दीदी को पता था, फिर भी उन्होंने किसी को नहीं भेजा। वह स्वयं ही ऑटो करके घर पहुंची थी। बात साधारण थी, पर रीमा को ऐसा महसूस हो रहा था कि अनचाहे ही ममता दीदी ने उसकी हैसियत का एहसास करा दिया है। वह पिछले 8 दिनों से वह उसी टूटे कप में चाय पीती रही, पर संजू के आते ही दूसरे कप निकालने के आदेश के साथ गाड़ी भिजवाने की बात को वह पचा नहीं पा रही थी। मन कर रहा था वो वहां से उठकर चली जाए, पर न जाने किस मजबूरी के कारण उसके शरीर ने उसके मन की बात मानने से इनकार कर दिया। रीमा तीनों बहनों में छोटी है। ममता और संजू के विवाह संपन्न परिवार में हुए थे, पर पिताजी की मृत्यु के बाद घर की स्थिति दयनीय हो गई। भाई ने अपनी हैसियत के अनुसार घर वर ढूंढा और विवाह करा दिया। अमर की नौकरी उसके जीजाजी की तुलना में कम थी, संपत्ति भी उनके बराबर नहीं थी, पर वह अत्यंत परिश्रमी, सुलझे हुए व स्वभाव के बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने उसे कभी किसी कमी का एहसास होने नहीं दिया था। और रीमा भी अपने छोटे से घर को बहुत सुचारू पूर्ण ढंग से सजा रखा है। स्वयं काम करने के कारण उसके घर में कहीं भी गंदगी का नामो निशान नहीं रहता था, और ना ही टूटे फूटे बर्तनों का जमावड़ा। यह बात अलग है कि ऐसे ही पारिवारिक आयोजन उसे चाहे अनचाहे उसकी हैसियत का एहसास करा जाते हैं। पर अपनी सगी बहन को अपने साथ ऐसा व्यवहार करते देख वह शतबद्ध रह गई। क्या अब नया सेट खराब नहीं होगा? हमेशा की तरह इस बार भी ममता व संजू गप मारने लग जाती और रीमा काम में लगी रहती थी। अगर वह समय निकाल कर उनके पास बैठती भी तो थोड़ी देर बाद कोई काम आने पर उसे ही उठना पड़ता था। पहले वह इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया करती थी, पर इस बार उसे काम में लगा देखकर एक दिन उसकी बेटी सीमा ने कहा, मम्मा, दोनों मौसियाँ बातें करती रहती हैं और आप काम में लगी रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा, वे दोनों बड़ी है, मुझे उनका काम करने में खुशी मिलती है। सीमा की बात सुनकर वह चौंकी, पर संतुलित उत्तर दिया। उसने उत्तर तो दे दिया, पर सीमा की बातें चाहे अनचाहे उसके दिमाग में गूंजने लगी। पहले भी इस तरह की बातें उसके मन में उठा करती थी, पर यह सोचकर अपनी आवाज़ दबा दिया करती थी कि आखिर वे उसकी बड़ी बहनें हैं। अगर वे उससे कोई काम करने के लिए कहती है तो इसमें बुराई क्या है? पर इस बार बात कुछ और ही थी जो उसे
बार बार चुभ रही थी। ना चाहते हुए भी दीदी का संजू के आते ही नए कप में चाय लाने व गाड़ी भेजने का आग्रह उसके दिल और दिमाग में हथौड़े मारने लगता। जब जब ऐसा होता, वह यह सोचकर मन को समझाने का प्रयत्न करती कि हो सकता है वह सब दीदी से अनजाने में हुआ हो, उनका वह मनसा न हो जो वह सोच रही है। आखिर वह उनकी छोटी बहन है, वे उसके साथ भेदभाव क्यों करेगी? सच तो यह है कि दीदी का उस पर अत्यंत ही विश्वास है, तभी तो अपनी सहायता के लिए दीदी ने उसे ही बुलाया। उनका उसके बिना कोई काम नहीं हो पाता है, चाहे वह दुल्हन की ड्रेस की पैकिंग हो या बक्से को अरेंज करना हो, चाहे मिठाइयों के डब्बे रखने की व्यवस्था करनी हो। और तो और विवाह के समय काम आने वाली सारी सामग्री की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। अनु भी अक्सर उससे ही आकर सलाह लेते हुए पूछती, मौसी इस ड्रेस के साथ कौन सी ज्वेलरी पहनूंगी, या ये चूड़ी पर्स और सैंडल मैच कर रही है या नहीं। विवाह की लगभग आधी से अधिक शॉपिंग तो अनु ने उसके साथ ही जाकर की थी। वह कहती, मौसी आपका ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है, वरना मम्मा और संजू मौसी को तो भारी भरकम कपड़े या हैवी ज्वेलरी ही पसंद आती है। अब भला मैं उनको पहनकर ऑफिस तो जा नहीं सकती, फिर लेने से क्या फ़ायदा। कहते हैं मन अच्छा ना हो तो छोटी से छोटी बात भी बुरी लगने लग जाती है। शायद यही कारण था कि आजकल वह हर बात का अलग ही अर्थ निकाल रही थी। यह सच है कि अनु का निश्चल व्यवहार उसके दिल पर लगे घाव पर मरहम का काम कर रहा था, पर दीदी की टोकाटाकी असहनीय होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि काम निकालना भी एक कला है, बस थोड़ी सी प्रशंसा कर दो और उसके जैसे बेवकूफ़ बेदाम के गुलाम बन जाते हैं। मन कह रहा था बैठ ही जल्दी आ गई, काम तो सारे होते ही, कम से कम यह मानसिक यंत्रणा तो न झेलनी पड़ती। रीमा जरा इधर आना, ममता ने आवाज़ लगाई। देख यह सेट संजू लाई है अनु को देने के लिए। रीमा के आते ही ममता ने संजू का लाया सेट उसे दिखाते हुए कहा, बहुत खूबसूरत है। रीमा ने उसे हाथ में लेकर देखते हुए निश्चल मन से कहा, पूरे 2 लाख रुपए के हैं। संजू ने दर्प से सबको दिखाते हुए कहा, मौसी आप मेरे लिए क्या लाई हो। वहीं खड़ी अनु ने रीमा की तरफ देखकर बच्चों सी मनुहार की। अनु का यह वाक्य सुनकर रीमा का मन बुझ गया। अपना लाया गिफ्ट उस बहुमूल्य सेट की तुलना में नगण्य लगने लगा, पर अनु के आग्रह को वह कैसे ठुकराती। उसने सकुचाते हुए सूटकेस से अपना लाया उपहार निकालकर उसे दिखाया। उसका उपहार देखकर अनु खुशी से बोली, वाह मौसी आपका जवाब नहीं, यह पेंडेंट बहुत ही खूबसूरत है, साथ ही वाइट गोल्ड की चेन। ऐसे ही कुछ तो मैं चाहती थी, इसे तो मैं हमेशा पहन सकती हूँ। अनु की बात सुनकर रीमा के चेहरे पर रौनक लौट आई। लाखों के उस डायमंड सेट की जगह हजारों का उपहार अनु को पसंद आया, यही उसके लिए बहुत था। विवाह खुशी खुशी संपन्न हो गया और सभी अपने अपने घर चले गए। रीमा भी धीरे धीरे सब भूलने लगी। समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है। वैसे भी अनु के विवाह के बाद मिलना भी नहीं हो पाया। ना ही दीदी आई और ना ही उसने प्रयत्न किया, बस फोन पर ही बातें हो जाया करती थी। सूरज और सीमा मेडिकल की तैयारी कर रही थी। समय के साथ अमन के प्रमोशन होते गए, अब वे मैनेजर बन गए हैं। एक दिन ममता दीदी का फोन आया कि तुम्हारे जीजा जी को वहाँ ऑफिस के सिलसिले से आना है। मैं भी आ रही हूँ, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। दीदी पहली बार उसके घर आ रही है, सो पिछली सारी बातें भूलकर उत्सुकता से रीमा उनके आने का इंतजार करने के साथ तैयारियां भी करने लगी। सोने के कमरे को उनके अनुसार सेट कर लिया और दीदी जीजा जी की पसंद का खाना भी बना ली थी। उसने दीदी जीजाजी की खातिरदारी का पूरा इंतजाम कर रखा था, पर ना जाने क्यों सीमा को उसका इतना उत्साह पसंद नहीं आ रहा था। जीजाजी दीदी को ड्रॉप कर यह कहते हुए चले गए, मुझे देर हो रही है रीमा, मैं निकलता हूँ, आते आते शाम हो जाएगी। तब तक तुम अपनी बहन से खूब बात कर लो, बहुत तरस रही थी ये तुमसे मिलने के लिए, शाम को आकर तुम सबसे मिलता हूँ। दीदी ने उसका घर देखकर कहा, छोटे से घर को भी तूने बहुत ही करीने से सजा रखा है। विशेषता उन्हें सीमा का कमरा बहुत पसंद आया। तब तक सीमा ने नाश्ता लगा दिया। नाश्ता के बाद सीमा चाय ले आई। चाय का कप मौसी को पकड़ाया। ममता उस कप को देखकर चौंकी। रीमा कुछ कहने के लिए मुंह खोलती, उससे पहले ही सीमा ने कहा, मौसी इस कप को देखकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, पर अनु दीदी के विवाह में आपने मम्मा को ऐसे ही कप में चाय दी थी। हफ्ते भर तक वे ऐसे ही कपों में चाय पीती रही, जबकि संजू मौसी के आते ही आपने नया टी सेट निकलवा दिया था। मौसी तब से मेरे मन में यह बात रह रह कर टीस देती रहती थी। वैसे तो टूटे कप हम फेंक दिया करते हैं, पर यह कप मैंने बहुत सहेज कर रखा था, उस याद को जीवित रखने के लिए कि कैसे कुछ अमीर लोग अपनी करनी से लोगों को उनकी हैसियत बता देते हैं, चाहे वे उनके अपने ही क्यों न हो। आज उस अपमान के साथ अपनी बात
कहने का अवसर भी मिल गया। ममता चुप रह गई। बाद में वह सीमा के कमरे में गई और बोली, सॉरी बेटा, आज तूने मुझे आईना ही नहीं दिखाया। सबक भी सिखा दिया है। शायद मैं ना समझ थी। मैं यह सोच नहीं पाई थी कि हमारे हर क्रियाकलापों को बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं और हमारी हर छोटी बड़ी बात को वे अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ भी निकालते हैं। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा, सब में आत्मसम्मान होता है। बड़े एक बार आत्मसम्मान पर लगी चोट को रिश्तों की परवाह करते हुए भूलने का प्रयत्न भी कर लेते हैं, किंतु बच्चे अपने या अपने घर वालों के प्रति होते अन्याय को सहन नहीं कर पाते और अपना आक्रोश किसी न किसी रूप में निकालने की कोशिश करते हैं। सीमा, तुमने अपने मन की व्यथा को इतने दिनों तक स्वयं तक ही सीमित रखा और आज इतने वर्षों बाद अवसर मिलते ही प्रकट भी कर दिया। मुझे खुशी तो इस बात की है कि तुमने अपनी बात इतने सहज और सरल ढंग से कह दी। आज तुमने मुझे एहसास करा दिया बेटा कि उस समय मैंने जो किया वह गलत था। एक बार फिर से सॉरी बेटा कहते हुए उन्होंने सीमा को गले से लगा लिया। जहाँ ममता अपने पिछले व्यवहार पर शर्मिंदा थी, वहीं रीमा सीमा के कटु वचनों को सुनकर उसे डांटना चाहा पर भी नहीं डांट पा रही थी। संतोष था तो सिर्फ इतना कि दीदी ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपनी गलती मान ली थी। सच तो यह था कि आज उसके दिल से भी बरसों पुराना बोझ उतर गया था। आखिर आत्मसम्मान तो हर एक में होता है। उस पर लगी चोट व्यक्ति के दिन का चैन और रात की नींद चुरा लेती है। शायद उसकी बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आज उसे यह एहसास हो गया कि आज की पीढ़ी अन्याय का उत्तर देना जानती है, साथ ही बड़ों का सम्मान करना भी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब